अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। उनमें से दो फैक्टर, एक कंसंट्रेशन और एक कौन सा था, टेम्परेचर, जो मैंने आपको कल दोनों वन बाय वन जो है हमने अच्छी तरह डिटेल से पढ़े। और इनको अगर मैं समराइज़ करूं या इनकी आउटलाइन जस्ट मैं दूं आपको, तो क्या हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि विद द इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ग्रेटर हों, बढ़ा दी जाए, इंक्रीज़ कर दी जाए, तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो रिएक्शन का रेट जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कोलिजन का जो रेट है, पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं और उसकी वजह से रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, हमने डिटेल से ये दोनों फैक्टर पढ़े थे। उसके बाद मैंने आपको क्विक चेक 7.4 भी बेटे कंप्लीट करवा दिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 152 आप लोग ओपन करें। टॉपिक हमारा है 7.3.3 डेट इज़ कैटलिस्ट, यानी कि थर्ड फैक्टर जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर रहा है वो कौन सा है? डेट इज कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट है। आज हम कैटलिस्ट पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। A catalyst is defined as a substance which alters the rate of chemical reaction but remain chemically unchanged at the end of reaction. A catalyst is often present in a very small amount. For example, the reaction between H2 and O2 to form water is very slow at ordinary temperature but proceed more rapidly in the presence of platinum. Platinum acts as a catalyst. Similarly, KClO3 decomposes much more rapidly in the presence of small amount of MnO2. HCl is oxidized to Cl2 in the presence of CuCl2. The process which takes place in the presence of catalyst is called catalysis. A catalyst provides a new reaction path with low activation energy barrier as shown in figure 7.8. A greater number of molecules are now able to get over the new energy barrier and reaction rate increases. मैंने जिस टॉपिक की अभी रीडिंग की है वो क्या चीज़ है? डैट इज़ कैटलिस्ट। ठीक है, व्हाट इज़ कैटलिस्ट? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट बेटे क्या है। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। आपकी बुक में यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, इसको आप लोग जो है अंडरलाइन कर लें। हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को, हर आपकी जो भी डेफिनेशन लिखी होती है, कोई नया वर्ड है, कोई नई टर्मिनोलॉजी है, उसको अंडरलाइन कर लिया करो बेटे आप लोग। हम आते हैं कैटलिस्ट की तरफ। कैटलिस्ट क्या चीज़ है? कैटलिस्ट बेटे कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को, उसके रेट को चेंज कर दे, लेकिन वो सब्सटेंस खुद क्या रहे, केमिकली अनचेंज हो। यानी कि वो रिएक्शन, अगर रिएक्शन के स्टार्ट में अगर वो सब्सटेंस आया है और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब भी वो सब्सटेंस उसी फॉर्म में रहना चाहिए जिस फॉर्म में वो आया था उस रिएक्शन के अंदर। तो कैटलिस्ट बेटे वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है, चेंज कर देता है, इंक्रीज़ करता है, लेकिन वो खुद केमिकली क्या रहता है, अनचेंज रहता है। और इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट को आप लोग किस तरह डिफाइन करोगे? अ कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट रिमेन केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन ख़त्म होने के बाद और रिएक्शन ख़त्म होने से पहले दोनों केसेस में उसकी फॉर्म जो है वो क्या रहनी चाहिए? सेम रहना चाहिए। ठीक है, वो कैटलिस्ट जो है बेसिकली बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है बेटे ये प्रेजेंट होता है। बहुत थोड़ी सी इसकी जो अमाउंट है या परसेंटेज है वो यूज़ की जाती है। मेन मकसद इसका ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो वैसे जो है वो बहुत स्लोली मूव कर रहे होते हैं, बहुत स्लोली प्रोसीड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन जब कैटलिस्ट यूज़ किया जाए तो वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाते हैं और थोड़ा टाइम लेते हैं और जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे 3 एग्जांपल्स जो हैं वो आपको दी गई हैं। अगर हम यहाँ पे गौर करें, ठीक, मैं आपको यहाँ पे हाई इनको बड़ा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ज़रा स्क्रीन पे बेटे आप लोग, 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक में कैटलिस्ट की। पहले हम आते हैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? 2H2 + O2। ये क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ये किस में कन्वर्ट हुए? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं
द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। आपकी बुक में इनके नाम नहीं लिखे हुए, मैं आपको नाम भी बता रही हूँ, आप लोग इनके साथ साथ जो है इनके नाम भी राइट कर लें। आपकी बुक में इनके नाम नहीं दिए हैं, लेकिन पेपर में आपके नाम आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या वाटर कैसे बनता है, KClO3, MnO2, इन सब के नाम भी आपको आने चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, आप साथ साथ जो है इनके नाम लिखते जाएँ। ये क्या चीज़ होगी, H2 क्या है, हाइड्रोजन है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। जब ये रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म वाटर। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये बहुत इंक्रेडिबली जो है एट रूम टेम्परेचर ये क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन यहाँ पे अगर एज ए कैटलिस्ट बेटे एक सब्सटेंस एक लिया जाए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैटिनम, क्या कहते हैं, प्लैटिनम, और उसको उसका सिंबल क्या है, PT। तो प्लैटिनम को एज ए कैटलिस्ट जो है वो लिया जाता है। जब प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट इस रिएक्शन में बेटे आए तो क्या होगा कि रिएक्शन जो है प्रोसीड हो जाएगा, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा और जल्दी से क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। लेकिन अगर प्लैटिनम यहाँ पे एक्ट ना करे तो रिएक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है। क्लियर हो गया, ये हमारी क्या होगी, पहली एग्जाम्पल होगी। अब हम आते हैं अपनी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है, KClO3। क्या एग्जाम्पल है, KClO3। KClO3 किस चीज़ का फार्मूला है, पोटाशियम क्लोरेट। किसका फार्मूला है बेटे, ये पोटाशियम क्लोरेट का। अपनी बुक के नीचे यहीं पे लिख लें क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया गया। पोटाशियम क्लोरेट, CHLORATE, पोटाशियम क्लोरेट। जब पोटाशियम क्लोरेट जो है जब वो डीकम्पोज होता है, क्या होता है, डीकम्पोज होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, इट कन्वर्ट इनटू पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है। और साथ आपके पास क्या बनेगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन आपके पास क्या आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सब्सटेंस एज ए कैटलिस्ट बेटे आ रहा है वो क्या है, MnO2। MnO2 किसका फॉर्मूला है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज, MAN है ना यहाँ पे, MANGANESE, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। O2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। ये दोबारा बता देती हूँ, KClO3 की चीज़ का फॉर्मूला है बेटे, ये फॉर्मूला है पोटाशियम क्लोरेट का। जब पोटाशियम क्लोरेट डीकम्पोज होता है तो कन्वर्ट होता है KCl में, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड में, और साथ आपके पास किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन में। और यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट जो सब्सटेंस जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं हम लोग वो कौन सा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड ना हो तो ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, कैटलिस्ट क्या यूज़ करेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो रिएक्शन जो है ये बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होता है। ये क्या होगी, ये होगी सेकंड एग्जाम्पल। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास क्या आई है, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। किस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है हाइड्रोजन क्लोराइड की। किसकी, हाइड्रोजन क्लोराइड की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको कहेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन क्लोराइड की ऑक्सीडेशन होती है, ये किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, ये Cl2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, CuCl2। CuCl2 की चीज़ का फॉर्मूला है, ये है कॉपर 2 क्लोराइड। कॉपर लिख के ब्रैकेट में आपने 1 इस रोमन नंबर में 2 लिख लेना, ठीक है। CuCl2 की चीज़ का फॉर्मूला है कॉपर 2 क्लोराइड का, ठीक है। और कॉपर यहाँ पे जो CuCl2 है बेटे, ये क्या है, ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। जब ये एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे एक्ट करता है तो रिएक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता है और तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं होगा तो ये रिएक्शन की स्पीड जो है बहुत स्लो हो जाएगी और ये कंप्लीट होने में काफ़ी सारा टाइम लेगा। इस डेट क्लियर, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ कैटलिस्ट। फिर हमने क्या पढ़ा, कैटलिस्ट में हमने कैटलिस्ट की डेफिनेशन की और 3 एग्जांपल्स जो हैं 1 बाय 1 मैंने आपको समझाई। और तीनों एग्जांपल में हमने 3 कैटलिस्ट लिए। पहले आपका PT यानी कि प्लैटिनम लिया, फिर हमने MnO यानी कि क्या मैंने इसका नाम बताया था, मैग्नीज डाइऑक्साइड, एंड देन इन द लास्ट हमने क्या लिया, कॉपर क्लोराइड। और जब इसका अगर वैसे आपका नाम लिखना था तो आपने कॉपर लिख के ना बेटे ब्रैकेट में 1 2 लिखना है, ठीक है, इस तरह लाइंस डाल के। 2 क्लोराइड है ये, कॉपर क्लोराइड।
अच्छा, अब आगे हम चलते हैं कि ये प्रोसेस सारे के सारे जो वो प्रोसेस, वो रिएक्शंस, ठीक है, जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है ना, वो रिएक्शन जिनके अंदर कैटलिस्ट होता है और वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटालिसिस, LYCSIS, ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। वो प्रोसेस जिसमें कैटालिस्ट प्रेजेंट होते हैं, उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। कैटालिसिस जो है वो न्यू रिएक्शन का एक पाथ जो है वो बना देता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट जो हैं वो तेज़ी से स्पीड अप होते हैं और जल्दी कन्वर्ट होते हैं किसमें, इनटू प्रोडक्ट में। कैटालिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को जो है लो कर देते हैं और ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो अब न्यू एनर्जी बैरियर को लेते हैं और जो है क्या हो जाएगा कि आपका जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नीचे देखो बेटे, इधर आओ, बुक पे नीचे हम आते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, यानी कि ड्रामेट्रिकली एक डायग्राम बनाई हुई है, एक पूरी आपको दी हुई है किसकी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और ये क्या है, एनर्जी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कैटलिस्ट हो तब कैसी है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कैटलिस्ट रिएक्शन में आ जाए देन उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं, एक रेड लाइन, एक ब्लू लाइन। जो ब्लू लाइन है डैट इंडिकेट एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, और जो रेड लाइन है ये क्या इंडिकेट कर रही है कि एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। ये क्या चीज़ है, हमारी रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखो, अगर रिएक्टेंट्स के अंदर कैटलिस्ट बेटे ना हो, ठीक है, तो क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है, वो रिएक्शन ज़्यादा टाइम लेगा, स्लोली प्रोसीड करेगा। अगर रिएक्टेंट के अंदर कैटलिस्ट हो, ठीक है, ऐड हो, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी और आपका रिएक्शन जो है स्पीड अप हो जाएगा। रिएक्टेंट जो हैं वो जल्दी से जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जल्दी रैपिडली कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट में। क्लियर है? तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ कैटलिस्ट, फिर हमने उनकी तीन एग्जांपल्स पढ़ ली, फिर हमने क्या पढ़ लिया, व्हाट इज़ कैटालिसिस, ठीक है, और उसके एंड पे हमने एक एनर्जी बैरियर देखा, एक्टिवेशन एनर्जी देखी कि कैटालिस्ट हो तो एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट आता है, अगर ना हो तो उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। क्लियर हो गया बेटे? हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी से लिंक्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या चीज़ है, वो प्रोसेस जिसमें कैटालिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। कैटालिसिस को हम दो मेन टाइप्स में जो है, ऑन द फिज़िकल स्टेट, यानी कि फ़िज़िकल स्टेट की बेस पे, नॉट ऑन केमिकली बेस, हम इसको दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसमें? दो मेन कैटेगरीज़ में। मैंने क्या बता दिया कि हमने पढ़ना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। क्या है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस? कैटालिसिस को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है इनटू टू मेन टाइप्स। कैटालिसिस को हम कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं? दो मेन क्लासेस में, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ, किसकी बेस पे, ऑन देयर फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट यानी कि अगर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है ना, किस बेसिस पे इसकी डिवीजन की गई है, तो आपने वहाँ पे बताना है ऑन फिजिकल स्टेट या फिजिकल फेस ऑफ द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के फिजिकल स्टेट की बेस पे हमने कैटालिसिस को, यानी कि इस प्रोसेस को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेटे। एक है होमोजीनियस कैटालिसिस और एक कौन से है, हेट्रोजीनियस। वन बाय वन इन दोनों को मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले हम पढ़ेंगे नंबर वन, हमारे आते हैं होमोजीनियस। क्या आते हैं? होमोजीनियस। पहले भी आपने ये वर्ड बहुत दफ़ा सुना हुआ है, होमो मीन्स सेम। अक्सर हम सुनते आ रहे हैं, जब हमने मिक्सचर पढ़ते हैं तब भी हम होमोजीनियस मिक्सचर, हीट्रोजीनियस मिक्सचर, तो ये कोई वर्ड्स जो हैं ये आप लोगों के लिए नई नहीं है, आप पहले से इससे फैमिलियर हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। फर्स्ट टाइप जो कैटालिसिस की है वो क्या है? होमोजीनियस कैटालिसिस। In this process, the catalyst and the reactant are in the same phase and the reacting system is homogeneous throughout. The catalyst is distributed uniformly through the system. For example, the formation of SO3 from SO2 and oxygen in the contact process for the manufacturing of sulfuric acid need NO as a catalyst. Both the reactant and the catalyst are gases. Number 2, yeast
esters are hydrolyzed in the process of sulfuric acid in the presence of H2SO4. ठीक है, both the reactant and the catalyst are in the solution state. क्लियर हो गया बेटे? हमने क्या पढ़ लिया? हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़ी. किसकी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ ली? अपने पहली टाइप मैंने क्या बताई आपको? पहली टाइप जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है, डैट इज़ होमोजीनियस कैटालिसिस. होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? वो कैटालिसिस का प्रोसेस ना, कैटालिसिस तो प्रोसेस है ना जिसमें कैटालिस्ट अगर ऐड होगा तो उसको हम कैटालिसिस कहेंगे. जब कैटालिस्ट और जो रिएक्टेंट हैं वो इन द सेम फेज हों. क्या हों? इन द सेम फेज हों. मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ? इन दिस प्रोसेस द कैटालिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर इन द सेम फेज. इसका मतलब क्या है सेम फेज का? इसका मतलब है कि या तो तमाम के तमाम जो हैं गैसेज होंगी या तमाम के तमाम जो हैं वो क्या होंगे? लिक्विड होंगे. ठीक है, यानी कि उनका जो फेज है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. क्लियर हो गया? ये वो कैटालिसिस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें कैटालिस्ट और रिएक्टेंट जो है, प्रोडक्ट की बात यहाँ पे नहीं हो रही. किसकी बात हो रही है? रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जो हैं वो एक ही फेज़ में होंगे. ठीक है, उनका जो फेज़ है वो सेम होना चाहिए. या तो वो सारी गैसेज होंगी या वो लिक्विड होंगे. ठीक है, इसका ये मतलब है. होमो मीन सेम, यानी कि इनका फेज जो है वो सेम होना चाहिए थ्रू आउट. ठीक है, और द रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है, जो इसका मतलब है कैटालिसिस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्मली होगी, क्योंकि वो एक जैसे हैं, एक ही फेज़ है, तो वो क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्मली जो है वो पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. फिर आपकी आती हैं आगे इसकी एग्जांपल्स. आपकी बुक में इसकी पहली एग्जांपल क्या दी हुई है? उसकी आप हेडिंग दे के भी कह सकते हैं. पहली एग्जांपल क्या है हमारे पास? मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो जो है एक कॉमन एग्जांपल है किसकी? होमोजीनियस कैटलिस्ट की. ठीक है, और जो पूरा प्रोसेस है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बेटे बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस. और वहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेप आएगा जिसमें जो है कैटलिस्ट यूज़ होता है, और वही उसी को हम एज एग्जाम्पल देखते हैं कि जब बेटे SO3 बनना है ना. SO3 कैसे बनता है? जब SO2 और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे. SO2 और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो क्या चीज़ बनती है आपके पास? SO3. ये पूरा प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड बनने के दौरान एक रिएक्शन होता है जिसमें कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है, तो वो रिएक्शन हम पढ़ें. अच्छा, अब ये जो SO2 है ये ऑक्सीजन में किस तरह से कन्वर्ट होगा? SO2 बेटे क्या है? SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड. क्या चीज़ है ये? सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है. O2 क्या है आपको पता है? ऑक्सीजन है. और जो SO3 आपके पास बन रहा है ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड. मैं साथ साथ नाम भी बता रही हूँ, आपके पेपर में नाम भी आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए. फिर बता देती हूँ मैंने क्या बताया. ये क्या चीज़ है बेटे? सल्फर डाइऑक्साइड. ये क्या चीज़ है? ऑक्सीजन. SO3 क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड में जब ऑक्सीजन ऐड होता है, दोनों का फेज देखो सेम है. क्या है? गैस है, गैस है. और इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो क्या यूज़ हो रहा है? वो हो रहा है NO. NO किस चीज़ का फॉर्मूला है? NO फॉर्मूला है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. किस चीज़ का फॉर्मूला है बेटे? ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का. लिख लो इसके साथ ताकि आपको याद रहे. और इसका फेज भी क्या है? ये भी गैस फेज में है. क्या है? गैस फेज में. हमने पहले कहा था कि जो कैटलिस्ट हैं और जो रिएक्टेंट है वो दोनों सेम फेज में होने चाहिए. ये भी गैस फेज में है, और NO जो है वो भी किस में है? गैस फेज में है. NO किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया? मैंने आपको भी बताया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. जब SO2 ऑक्सीजन में ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट सब्सटेंस काम करेगा वो कौन सा है? NO है. ठीक है, NO यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा. ये रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? SO3 में, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में. ठीक है, और उसके बाद जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, फिर उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो आगे फर्दर रिएक्शंस होंगे और वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा. लेकिन यहाँ पे जो ये जो स्टेप है ना, इसमें जो है वो NO जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ हुआ है. और ये हमने क्या एग्जांपल देख ली? ये हमने देख ली होमो की, क्योंकि दोनों के फेस जो थे वो क्या थे? सिमिलर थे. अब हम आते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ. सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखो, ईस्टर्स आर हाइड्रोलाइज. ठीक है ना, ये क्या एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ईस्टर हाइड्रोलिसिस की. क्या इस एग्जाम्पल की अगर आपने हेडिंग देनी हो या आपकी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ यू मेंट बाय ईस्टर हाइड्रोलिसिस, तो वहाँ पे बेटे आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर हाइड्रोलिसिस कहते हैं. ठीक है,
इसको याद रखो। कुछ बातें ऐसी नोटिसेबल होती हैं, आप लोग कोशिश किया करो कि जो कुछ मैं बोल रही हूँ उसे आप अपनी बुक के ऊपर लिख लिया करो, नोट कर लिया करो। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टर हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या है कि हमारे पास ईस्टर जो है वो हाइड्रोलाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट जो है वो क्या होंगे, वो इन सोल्यूशन स्टेट होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फेज़ है वो क्या चीज़ है, वो लिक्विड में है, दोनों क्या सेम है, ठीक है। कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का फेज फिट सेम आ गया, होमो है ना, ये दोनों किस में हो गए, लिक्विड में। वो दोनों जो हमने एग्जांपल्स देखी थी पहले वाली, वो किस में थे, वो गैस फेज में थे। अच्छा, अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन है CH3COO CH2CH3। ये किस चीज़ का फार्मूला है बेटे, ये फार्मूला है इथानोएट का, इथानोएट, ये नाम नीचे लिखा हुआ है। जब इसमें वाटर ऐड होता है, ठीक है, और यहाँ पे इथानोएट जो है ये हाइड्रोलाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ होता है इसको हम लोग कहते हैं एसिड कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये डिज़ोल्व हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल जो है आपके पास बच जाएंगे। ये हमने क्या पढ़ लिए, ये बेटे हमने होमोजीनियस कैटालिसिस पढ़ लिया और उसकी दो एग्जांपल जो हैं वो हमने की। पहली एग्जांपल हमने क्या की, मैंने वो भी आपको बता दिया था, वो क्या था, वो थी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस की एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या थी, ईस्टर हाइड्रोलिसिस की। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप किसकी, कैटालिस्ट की, catalysis की, heterogeneous catalysis. In such system the catalyst and the reactant are in different phase. Mostly the catalyst are in the solid phase while the reactant are in gaseous or liquid phase. For example, oxidation of ammonia to NO in the presence of platinum gas help us to manufacture HNO3. Hydrogenation of unsaturated organic compounds are catalyzed by finely divided NIPD और PT। हमने सेकंड टाइप की, मैंने अभी रीडिंग की। सेकंड टाइप क्या चीज़ है आपके पास, हिट्रोजीनियस, ठीक है, हिट्रोजीनियस कह लो या हेट्रोजीनियस कह लो, इट डजेंट मैटर। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बेटे वो है जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट जो हैं वो डिफरेंट फेज में होंगे। हेट्रो मीन डिफरेंट, जो सेम नहीं होते। होमो में हमने क्या पढ़ा था, सेम है, जिनका फेज सेम होगा। हेट्रो में क्या है कि इनका फेज सेम नहीं होगा। जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट हैं वो दोनों डिफरेंट फेज में होंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो कैटलिस्ट हैं वो सॉलिड फेज में होते हैं और जो रिएक्टेंट हैं वो किस में होते हैं, वो गैस में होते हैं। इन जनरल गैस में होंगे या वो लिक्विड फेज में होंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे जो मेनली प्रोसेस होते हैं वो क्या होंगे कि एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, डिफ्यूजन हो रही है, रिएक्शन हो रहा है। डी एब्जॉर्प्शन यानी कि उसके रिएक्शन होने के बाद कैटलिस्ट जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। आपकी बुक में यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी हुई हैं बेटे, दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, वन बाय वन मैं इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। पहली एग्जांपल जो हमें दी हुई है वो क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या है, नाइट्रिक एसिड के नाइट्रिक एसिड हमारे पास किस तरह बनता है इसकी, अगर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ यू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड कैसे बनेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस भी कहते हैं। जो रिएक्शन पूरा लगा हुआ है, लिखा हुआ है नीचे, इस रिएक्शन को हम लोग ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, अब बोर्ड से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है बेटे, अमोनिया जो है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो रही है। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है NH3। NH3 की चीज़ का फॉर्मूला है, ये है अमोनिया का फॉर्मूला। इसमें क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो रही है। और इस ऑक्सीडेशन में जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, PT, यानी कि प्लैटिनम, क्या कहते हैं इसको, प्लैटिनम यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर देखो तो बहुत हाई है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने ये टेम्परेचर लाजमी मेंशन करना है। टेम्परेचर मेंशन इस सेक्शन में नहीं करोगे तो आपका रिएक्शन गलत होगा, रॉन्ग होगा। यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, इस रिएक्शन को करने के लिए आपको ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अगर ये टेम्परेचर नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे नहीं मूव करेगा।
हम क्या पढ़े हैं, हम एग्जाम्पल पढ़े हैं बेटे किसकी, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की। एग्जाम्पल क्या पढ़ी मैंने, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे क्या है कि अमोनिया की ऑक्सीडेशन हुई है, अमोनिया के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट विच इज़ नोन एज प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम गैस कहते हैं उसको। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। अमोनिया, और अगर देखो अब ये हिट्रोजीनियस है ना, अब गौर करो इस वर्ड पे, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब देखो ये जो अमोनिया और ये जो ऑक्सीजन है बेटे, ये दोनों का फेस क्या है, गैस है। लेकिन यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है ना, उसका फेस क्या है बेटे, कैटलिस्ट का फेस जो है वो यहाँ पे सॉलिड है। ये जो प्लैटिनम यूज़ किया गया है ये किस फॉर्म में है, ये किस फेज में है, ये सॉलिड फेज में है। ये सॉलिड में हो गए, ये दोनों गैस में हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके फेजेस डिफरेंट हैं। डिफरेंट फेज होंगे तो क्या होगा, हिट्रोजीनियस होगा। इज दैट क्लियर। सिंपली रिएक्शन प्रोसीड होगा, जब इसमें प्लैटिनम ऐड होगा तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे NO और 6H2O में। और दोनों के फेजेस क्या हैं, दोनों गैस सी में, गैस फेज हैं दोनों के। NaO क्या आपके पास बन गया, ये हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गई। क्या बन गई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है, मैंने आपको शुरू में बताया है ना, ये वो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रिक एसिड बनता है। तो अभी आगे फर्दर भी रिएक्शन होने हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इतना ही रिएक्शन है जिसमें हमने कैटलिस्ट यूज़ किया और उसकी एग्जाम्पल दी। तो ये जो NO है ना, NO किस चीज़ का फॉर्मूला है, NH3 की चीज़ का फॉर्मूला है बेटे, अमोनिया का। NO किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इज डेट क्लियर। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल आपकी क्या है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एडिशन हुई है, किसकी, हाइड्रोजन की एडिशन हुई है। आपके पास जो यहाँ पे कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कौन सा है, C2H4। C2H4 किस चीज़ का फॉर्मूला है बेटे, C2H4 फॉर्मूला है इथीन का। यहाँ पे आप पेंसिल से अपनी बुक में राइट कर लें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन। ठीक है, अब इथीन में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे कैटलिस्ट आ जाएगा, कैटलिस्ट कौन सा आएगा, निकल, Ni क्या है, ये निकल है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इथीन C2H4, इथीन क्या चीज़ है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी क्या हम लोग कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन। इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, कौन सा है, Ni यानी कि निकल। टेम्परेचर कौन सा होगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिस कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे वो क्या होगा, C2H6। क्या बनेगा, C2H6। किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है इथेन का फॉर्मूला। ये क्या था, इथीन था। इथीन में जब हाइड्रोजन ऐड हुआ यानी कि 2 यहाँ पे आ गए तो 6 हो गया ना, इथीन कन्वर्ट हो गया किस में बेटे, इथेन में। ये बहुत इजी रिएक्शन थे, इसलिए मैंने इनको रिटन फॉर्म में नहीं किया, आपको ऐसे ही जो है मैं इसको समझा रही हूँ। यानी कि इथीन किस में कन्वर्ट हो गया, देखो इथेन में हाइड्रोजन के साथ। और ये हमने सेकंड एग्जांपल पढ़ ली। अगर यहाँ पे भी आप लोग गौर करो कि ये जो आपके पास, क्योंकि हम अनसैचुरेटेड की एग्जांपल पढ़ रहे हैं ना, जो हेट्रोजीनियस है, ये दोनों किस फेज़ में है, गैस फेज में। लेकिन जो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो कौन से फेज़ में है, वो सॉलिड फेज़ में है। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे इस रिएक्शन में इन्होंने बताया है कि फाइनली डिवाइडेड मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कौन से, निकल भी यूज़ कर सकते हैं, PD और PT भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो PD है, व्हाट इज़ PD बेटे, PD सिंबल है किसका, प्लैडियम का। किसका, प्लैडियम का, PA पैलेडियम, PALLADIUM, पैलेडियम, PALLADIUM। और ये क्या है, प्लैटिनम, ये पहले भी आपने कर लिया था। और ये क्या चीज़ होगी, हमारे पास आ गया, निकल आ गया। क्लियर हो गया। हमने क्या कर लिया, हमने अपने आज के टॉपिक में मैंने आपको कैटलिस्ट पढ़ाए। कैटलिस्ट की 2 मेन हमने टाइप्स पढ़ी, दोनों की एग्जांपल्स हमने की। यहाँ पे एक 2 इन्फॉर्मेशंस भी लिखी हुई थी बेटे, उनको भी मैं एक दफ़ा पढ़ा देती हूँ जाने से पहले, इस टॉपिक को कवर करने से पहले। बायोकेमिकल कैटलिस्ट कॉमनली नोन एज एंजाइम्स are essential molecules in living organism, function by lowering the activation energy required for chemical reaction to proceed, thereby increasing the chemical reaction rate. Enzymes are typically protein. Factors such as pH, temperature, and concentration of substrate molecule can influence enzyme activity.
बायोकेमिकल कैटलिस्ट को जनरली यानी कि जो लिविंग थिंग्स में रिएक्शन हो रहे हैं ना, जो बायो कैटलिस्ट या बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं उनको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। और ये असेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, ज़रूरी मॉलिक्यूल्स हैं किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और इनका भी फंक्शन कैटलिस्ट वाला ही होता है। ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो क्या कर जाता है, वो प्रोसीड करता है तेज़ी के साथ, रैपिडली उसके अंदर एक इंक्रीज आता है। ठीक है, तो एंजाइम जो हैं दे आर टिपिकली प्रोटीन इन नेचर। और बहुत सारे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे बेटे इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं, पीएच, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बेटे लिखी हुई है, एक विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन स्पेशली व्हेन दे फंक्शन एज कोएंजाइम्स। Coenzymes are organic molecules that help enzyme catalyze reaction more efficiently. For example, vitamin K is necessary for blood clotting. Low level of vitamin K can cause bleeding diathesis. ठीक है, a lack of vitamin can disrupt metabolic balance in cell and organism. Vitamin deficiency is an example of cofactor deficiency. एक और चीज़ पहले हमने क्या पढ़ लिया, पहले हमने पढ़ लिया एंजाइम के बारे में। एक नई यहाँ पे चीज़ आ गई है, डेट इज़ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स आप सबने सुने हैं, वाइटामिन्स जो हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वाइटामिन भी जो है वो एज ए कैटलिस्ट जो है बेटे बायोकेमिकल रिएक्शन में एक्ट करते हैं, स्पेशली जब वो को एंजाइम के तौर पे फंक्शन कर रहे होते हैं। को एंजाइम क्या है, को एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि हेल्प करते हैं, एंजाइम्स की हेल्प करते हैं ताकि एंजाइम जल्दी से जल्दी एफिशिएंटली रिएक्शन को जो है वो कैटलाइज कर सकें, स्पीड अप कर सकें। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे विटामिन्स की कौन सी दी हुई है, विटामिन के। विटामिन के जो है वो नेसेसरी है, उसका मेन रोल क्या है कि दिस इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि अगर आपकी बॉडी से कहीं ब्लड निकल आता है तो वो आपको पता है ना, ब्लीडिंग थोड़ी सी होती है फिर रुक जाती है, तो उसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो बॉडी में या उसका लेवल लो हो तो बेटे उससे आपके क्या होता है कि ब्लीडिंग डायथेसिस होती है, यानी कि आपकी ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है जल्दी। ठीक है, तो किसी भी विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस और बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। विटामिन की डेफिशिएंसी से को फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लियर हो गया? आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपको क्विक चेक 7.5 भी मैं करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।